तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे टनल डायोड के बारे में, राइट। और टनल डायोड के बारे में हम लोगों ने टनल इफेक्ट और टनल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म ये सारा कुछ हमने डिस्कस किए थे। उसके सिंबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसका वर्किंग किस तरह से वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म पे वर्क करता है, राइट। टनल किस तरह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में टनलिंग किस तरह से होती है, राइट। वर्किंग डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस, ड्रॉबैक्स और मेरिट्स, ये सारे पॉइंट्स जो टनल डायोड का हमारा प्रीवियस पार्ट में रह गया था उसको बॉदर करेंगे, राइट। और फिर टाइम बचा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद ट्रांजिस्टर बायसिंग, राइट। और उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक जो है स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर, कैपिटल एस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मल रनवे, जिसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। और मेथड्स क्या हैं, डिफरेंट मेथड्स ट्रांजिस्टर बायसिंग की, जो 4 मेथोडोलॉजी जो हमारे सिलेबस में है उस सारे के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने टनल डायोड का कई सारे एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 5 एनर्जी बैंड डायग्राम्स है, जो कि यहाँ पर A, B, C, D और E 5 एनर्जी बैंड डायग्राम है। इस पांचों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर A to Z में ये पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, तो ये समझ में आना है आपको कि किस तरह से बेसिकली टनलिंग होती है किसी पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में। यहाँ पर समझने के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रखा हूँ कि बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। तो इसको भी साथ में आप ध्यान देंगे, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो कई रीजन थे, एक तो हमने रिवर्स बैस की बात किए थे उसमें, यहाँ पर देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि रिवर्स बैस एक रीजन था। एक टनल करंट, जो कि हमने वोल्टेज इंक्रीज करते गए तो करंट, फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होता गया। और फिर एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं पार्टिकुलर पीक वैल्यू के बाद, बट उसका करंट जो है वो डिक्रीज होने लग रहा है, तो ये तीसरा रीजन हो गया। और उसके बाद एक जो वैली पॉइंट के बाद या वैली वोल्टेज के बाद जब हम थर्मल के वजह से, थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से इसमें उस करंट इंक्रीज होने लगेगा, हम अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। उसमें बेसिक जो नेचर था वो चेंज हो जाना है। तो इसमें कन्वेंशनल हम कह सकते हैं, कन्वेंशनल डायोड करंट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर की वजह से उसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं दैट इज, इसको हम कहते हैं ये VS, यहाँ से लेकर के जहाँ से करंट डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज होने लगा, राइट, स्विंग वोल्टेज। सो दिस फिगर 3.9 कॉस्ट A, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंप्लीफाइड एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ टनल डायोड। ये आप कह सकते हैं कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम है टनल डायोड का, जिसमें कि सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर का ही होता है और इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड रिप्रेजेंट किया गया है। जो वाई एक्सिस है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर जो एक्स एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये बैलेंस बैंड जो मालूम है कि जो डाउनवर्ड्स होते हैं उसको बैलेंस बैंड हम कहते हैं, जिसमें कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होते हैं, राइट। ये कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पर दो चीजें और भी ध्यान रखना है कि इसमें हम सेमीकंडक्टर के नेचर को भी, इधर हमने P टाइप के कंडक्शन और बैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट। और इधर N टाइप के कंडक्शन और बैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट। दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ टनल डायोड। And second one is unbiased tunnel diode, right? And third जो unbiased tunnel diode है, और reverse biased unbiased tunnel diode that is B है, right? और जो reverse biased that is C है, and forward bias such that peak current is obtained, and that is D है कि तो forward bias such that valley current is approached, and that is fifth one, forward bias with the thermal current flowing,
राइट। ये जो फिफ्थ है थर्मल करंट फ्लोइंग का, इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन्हीं सारे बातों को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट दैट फिगर ए, दैट इज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि अनबेस्ड टनल है, राइट। ये सारे एनर्जी बैंड डायग्राम है टनल डायोड का, कोई अनबेस्ड है, यानी कि हमने उसको बैसिंग नहीं किया। बैसिंग का मतलब क्या है कि उसको हमने सप्लाई अभी कोई नहीं दे रखा है, उस केस में टनल डायोड का क्या नेचर है। So that the zero voltage bias condition in which there is an equal number of electron transition due to tunneling in either side, यानी कि जो ट्रांजिशन होगा कंडक्शन बैंड से या वैलेंस बैंड से, जो चार्ज कैरियर का ट्रांजिशन होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि उसमें हमने कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रखा है। तो जीरो वोल्टेज बायस कंडीशन जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो ड्यू टू टनलिंग इन आइदर साइड, यानी कि पी साइड से एन साइड में और एन साइड से पी साइड में, यानी कि कंडक्शन बैंड से और वैलेंस बैंड से जो ट्रांजिशन हो रही है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहे हैं चार्ज कैरियर्स का, द नेट करंट इज जीरो बिकॉज द करंट इन बोथ डायरेक्शन कैंसिलेशन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ कैरियर ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसमें जो नेट करंट होगा दैट विल बी जीरो, right? And that second figure B shows electron tunneling from the valence band into the conduction band when a reverse bias is applied. ये रिवर्स बायस जब इसमें अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन टनलिंग फ्रॉम द बैलेंस बैंड, यहाँ पर देख सकते हैं ये बैलेंस बैंड पी टाइप के बैलेंस बैंड और एन टाइप के कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर एक और टर्म लिखा है EF, दैट इज द फर्मी एनर्जी लेवल। इसी से फर्मी एनर्जी लेवल ही शिफ्ट हो रहा है इसमें, राइट, जब हम उसकी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर रहा है, टनल कर रहा है, right? So reverse bias that is applied when a forward bias is applied by a small fraction of volt। ये तो रिवर्स बायस का यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये रीजन जो है रिवर्स बायसिंग के, इस तरह से बैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, राइट। आप जस्ट उसके अपोजिट व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड बाय अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वोल्ट, द टनलिंग करंट फ्रॉम एन टाइप and P type starts increasing, and that is represented in figure 3.9 से। ये आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो हमने फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करने लग गए, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो जो क्या होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टनल यहाँ पर होने लगेंगे, राइट। तो इससे फॉरवर्ड करंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट इस केस में सी में रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। सो इन दिस केस अ बैंड एनर्जी एग्जिस्ट फॉर व्हिच देयर आर फील्ड स्टेट्स ऑन एन साइड corresponding to states which are available and unoccupied on the p side। इस चीज को समझना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर अनऑक्युपाइड स्टेट्स नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, यहाँ पर स्टेट अवेलेबल होना चाहिए, राइट, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के टनल करके यहाँ पर स्टे कर सकता है, राइट। Then electron can therefore tunnel from n side to p side, and the current continues to rise with the applied forward voltage until the valence band of p side and conduction band of n side are maximally overlapped, right। ये जब तक प्रोसेस, ये करंट तब तक इंक्रीज होते जाता है जब तक कि इसमें वो अनऑक्युपाइड स्टेट है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से टनल करके इस वैलेंस बैंड में ट्रांजिशन कर गया। And in this situation, the Fermi level of n-type side corresponds to the upper edge of the valence band। इस केस में हम क्या कह सकते हैं, जो n-type जो सेमीकंडक्टर है उसका फर्मी लेवल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर बताया गया है n-type side correspond to the upper edges of the valence band। valence band का upper edges क्या है, ये, राइट। तो ये कह सकते हैं n-type में जो ये upper edges of valence band है ये फर्मी लेवल को डिफाइन करता है, राइट।
on the P side, and the Fermi level of on the P side that correspond to the lower edges of the conduction band on the N side. इसी तरह से हम N साइड में फर्मी लेवल क्या कहेंगे कि N जो बैलेंस बैंड का है, सॉरी N टाइप में जो इसका लोअर एजेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्मी एनर्जी लेवल, राइट। तो इसका अपर एजेस N टाइप में अगर बात करें तो बैलेंस बैंड के अपर एजेस, और P टाइप की बात करें तो जो N टाइप का जो लोअर एजेस है उससे ये कॉरेस्पॉन्ड करता है फर्मी एनर्जी लेवल्स, राइट। And that is represented also in 3.90. So when the forward voltage is further increased, the overlapping is decreased. ये जो overlapping जो यहाँ पर represent किया गया है फर्मी लेवल का वो डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवरलैपिंग यहाँ पर अब कैपिंग हो गई, यानी कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन इधर से टनल करके इधर नहीं आ सकता है इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर फर्मी लेवल ये लोअर हो गया। तो ये ओवरलैपिंग डिक्रीज होने लगेगा, और भी वैल्यू अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज अगर इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज होने लगा, और भी ये वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो और वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से डिक्रीज हो रही है ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, राइट। So some of the field energy states just below the Fermi levels in N side region conduction band are now above the P-type valence band, right? And the electron of N region cannot flow, or you can say cannot now tunnel, since there are no available states in the P region to receive them, right? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रीजन है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब इधर स्टेट्स अनऑक्युपाइड स्टेट्स नहीं है, सो दैट कि यहाँ से टनल करके यहाँ पर एग्जिस्ट करें, या फिर आप ये जो स्टेट था यहाँ पर अब ये नहीं आ सकते ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होगा, यानी कि वहां पर कोई अवेलेबल स्टेट्स नहीं है पी रीजन में, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन उधर से जो टनल कर रहा है वो उसको उस पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स में उसको रिसीव करता है, राइट। सो इसीलिए करंट डिक्रीज होने लगा। वैल्यू तो हम इंक्रीज कर रहे थे लेकिन करंट डिक्रीज होने लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टनलिंग यहाँ पर कम हो गई, राइट। So with further increase of the voltage decreases the amount of useful overlapping, and tunneling current continue to decrease, right. So if the forward voltage is applied such that the band and that is uncrossed, यानी कि ये crossing ना हो, right, uncrossed, that is the lower edge of the conduction band in N region is exactly opposite to the top of the valence band. There are no available states opposite to field states. अब यहाँ पर field states कोई भी नहीं है, इसलिए states यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांजिशन यहाँ पर यानी कि टनल नहीं कर सकता है, right? So that at this point tunneling current can no longer flow. अब टनलिंग करंट इसमें नहीं फ्लो होगा, लेकिन हम तो सप्लाई फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस डायोड से, जिसकी वजह से करंट फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। So this situation that is represented in last one diagram. With a still further increase of the voltage, the normal thermal current will flow. यानी कि थर्मल करंट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, जो एनर्जी मिलेगी उसकी वजह से उसमें से करंट डिवाइस में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, and that will increase exponentially with the applied voltage, right? तो ये इस रीजन में हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर की वजह से यानी कि थर्मल करंट यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, right? So this is how tunnel diode works with different forward voltage and reverse voltage, right? तो इसको हम बहुत ही फास्ट अब डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशंस, मेरिट्स और इसके ड्रॉबैक्स, राइट, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे इसको। So now the applications of tunnel diode. First one is that this tunnel diode can be used as an ultra high speed switching devices.
इसको स्विचिंग डिवाइसेस में जो कि बहुत ही फास्ट वर्क कर सकता है स्विच की तरह, हम टनल डायोड को यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है, टनलिंग इफेक्ट पे और टनलिंग मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, इसलिए इसकी जो स्विचिंग और टाइम है वो बहुत ही फास्ट है, राइट। दैट्स व्हाई it can be used as ultra high speed switching devices, ये मेन एप्लीकेशन है, right. And the second application, that is the extremely low capacitance, जो हम लोगों ने एक और रखे थे कैपेसिटेंस के बारे में, low capacitance or inductance that permit the use of tunnel diode in a microwave oscillators at frequency of the order of 10 gigahertz, 10 to the power 10, 10 to the power 9, right, giga यानी 10 into 10 to the power 9 hertz, इतने फ्रीक्वेंसी पे इसको हम वर्क करा सकते हैं, इधर माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स में इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कई सारे नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस पढ़ रखे थे, इनपेट, ट्रैपेट, टनल डायोड, गन डायोड, राइट। तो ये भी नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस है, राइट। तो इसको हम रिलैक्सेशन, इस कैरेक्टरिस्टिक के वजह से हम इसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स में यूज कर सकते हैं एंड इन एम्पलीफायर्स, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ टनल डायोड। ऑफ कोर्स देयर इज अ मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स, इसको भी हम बॉदर कर लेते हैं बहुत फास्ट, सो दैट के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे हम लोग। तो मेरिट्स क्या है इसके, बहुत इजी है, दैट इज द इन अ स्मॉल फिजिकल साइज, बाकी डिवाइसेस से अगर कंपेयर करें तो टनल डायोड बहुत ही स्मॉल साइज में अवेलेबल होते हैं, एंड जो पावर कंजम्पशन है ये भी बहुत ही लोअर है, एंड वेरी वाइड टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन, इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही डिफरेंट है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर अवेलेबल होगा मार्केट में, जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स टर्म आपने पढ़ रखे हैं, इसकी वजह से इस डिवाइस का हम मेन एप्लीकेशन डिफरेंट में करते हैं। सो दीज आर द मेरिट्स। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होता ही है। मेन ड्रॉबैक्स है कि इट हैज टू टर्मिनल्स एंड सच एज द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। Of course it is a diode and that have two terminals, तो इसमें हम इसको आइसोलेटेड सर्किट्स ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। एंड और क्या है कि जब इसको ऑसिलेशंस ऑसिलेटर में यूज करते हैं तो वी मस्ट केयर टेकन टू अवॉइड अनवांटेड ऑसिलेशंस, है ना, उसमें डिफरेंट टाइप का नॉइज टाइप ना क्रिएट हो, उसके लिए ध्यान देना, right, and instability due to negative resistance। अब हम लोग एक पढ़ेंगे instability factor, even the stabilization factor, right। stabilization क्या होता है, तो negative resistance के वजह से डिवाइसेस में instability होती है, right। तो ये ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, और voltage range over which it can be operated is very low, this is the drawback, that is 1 volt, even less than 1 volt। So these are the drawbacks, merits and applications and working of tunnel diode, right। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे इसके बारे में, जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स था, राइट। तो इसको दोनों पार्ट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसमें कोई क्वेरी हो जरूर आप। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर बायसिंग, राइट। तो ट्रांजिस्टर के बारे में प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़े कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके एप्लीकेशन, यूजेस वगैरह सारा कुछ पढ़ रखे हैं। इवन हमने बायसिंग टर्म भी वहां पर सुन रखे हैं, तो क्या हमने जो टर्म सुन रखे थे उसी के बारे में दोबारा पढ़ना है? नहीं, उसी के बारे में दोबारा नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखे थे कि तो सर बायसिंग तो बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट हम एक फॉरवर्ड बायस में लगा देते हैं इनपुट में, और आउटपुट में एक बैटरी लगा रहता है, जैसे ट्रांजिस्टर को एमीटर और बेस के बीच में एक हम बैटरी की बायसिंग कर देते हैं फॉरवर्ड, और कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्स बायसिंग कर देते हैं, है ना। तो वो नहीं, उस टाइप की बायसिंग नहीं। अब ये क्योंकि बहुत ही एडवांस यहाँ पर हम टॉपिक जो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग, इवन इस वीक में 3 लेक्चर्स आपके हैं, तो उसमें ये कंप्लीट हो पाएगा, राइट, ट्रांजिस्टर बायसिंग, राइट। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर बायसिंग होता क्या है, जस्ट यहाँ पर 2 लाइनें में जस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इसको आप ध्यान रखिए। ट्रांजिस्टर बायसिंग मींस द एस्टेब्लिशमेंट of suitable DC values of the different currents
and voltages of transistor by connecting it to external batteries via suitable circuits. यानी कि आप इनपुट और आउटपुट में जो किसी सर्किट में अगर ट्रांजिस्टर आपने कनेक्ट कर रखे हैं तो उसको किस तरह से आप सप्लाई दे रहे हैं और उसके सर्किट में करंट और वोल्टेज को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैसिंग, राइट। तो उसमें जो बैसिंग है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ दैट पार्टिकुलर डिवाइस इन द सर्किट, उसमें कोई इनस्टेबिलिटी ना हो। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया इनस्टेबिलिटी फैक्टर, तो स्टेबलाइज्ड हो, है ना। उस मतलब उस ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ दैट डिवाइस देयर शुड बी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, राइट। उसकी जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर वेरिएशन हो गया तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर सर्किट वर्क नहीं कर रहा है, देयर इज इनस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं है, राइट। तो जो भी हम उसमें बैटरीज कनेक्ट करते हैं उसको प्रॉपर वे में, दैट इज कॉल्ड बैसिंग। तो बैसिंग कई तरह के हैं, राइट, डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। तो 4 इंडियन मेथड्स है, तो उसको मैं बाद में बता करूँ। उसके पहले एक यहाँ पर डेफिनेशंस जो मेरे को डिस्कस करना है वो आप एक बार समझ लीजिए कि स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है। तो एक बार ये डेफिनेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, राइट। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। और एक और डेफिनेशन है थर्मल रन में, ये भी 2 मार्क्स में एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। जस्ट डेफिनेशन इसको गौर कर लेते हैं, फिर मेथड फॉर ट्रांजिस्टर बैसिंग डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर, right, stability factor as. So what is stabilization and stability factor? The process of making operating point independent of temperature changes or variation in transistor parameter is called stabilization, right। कि ऑपरेटिंग पॉइंट, हर एक डिवाइस का ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जिससे वो ऑपरेट करता है, तो पार्टिकुलर वैल्यू पे ऑपरेट होना स्टार्ट, राइट। उसके पहले या फिर बाद में वो ऐसा नहीं होगा, पार्टिकुलर वैल्यू होगी, राइट। इस तरह से हम जेनर डायोड की बात करते हैं ना, जेनर डायोड इज वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। तो जो ब्रेकडाउन जो होता है, जेनर ब्रेकडाउन, वो पार्टिकुलर वोल्टेज से होता है, तो हर एक डिवाइस का वो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, राइट। ऐसा नहीं कि आपने फैन को ऑन करना है, अगर उसमें आपने रेगुलेटर लगा दिया है तो जस्ट वो रेगुलेटर ऑन कर दिए तो फैन फुल स्पीड पे चलेगा। उसको आप पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे अलग अलग वैल्यू पे, तो उसकी स्पीड चेंज होती जाती है, राइट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक तरह से उसका डिफाइन करना, एंड दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, और देयर शुड बी नो एनी वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। उसको स्टेबलाइज कर दिया हमने डिवाइस को, राइट, कि उसमें कोई टेम्परेचर चेंजेस ना हो। मतलब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर है तो उस पर कोई वेरिएशन नहीं हो, यानी कि टेम्परेचर पे कोई उसका डिपेंडेंस नहीं हो, राइट। दैट इज द स्टेबलाइजेशन। उसी को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर, right, and that is defined as the ratio between the change in collector current IC, C for collector, I current का सिंबल है, change in collector current, तो change in collector current को delta IC से रिप्रेजेंट कर दिया, and the change in zero phase collector current that is represented by ICO, and that is equivalent to ICBO, right। तो इन दोनों चेंज करंट के चेंजेस की रेशियो को क्या कहते हैं हम, स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, राइट, S. नेक्स्ट डेफिनेशन इज थर्मल रनवे। थर्मल रनवे का मतलब क्या है कि अगर हमने डिवाइस का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ डिवाइस, यानी कि उसके पैरामीटर, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर क्या है, वही करंट गेन, जो अल्फा बीटा हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में पढ़ रखे हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने उसमें पैरामीटर ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कर रखे हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने से अगर डिवाइस डैमेज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल रनवे, राइट। तो उसको एक सिंगल सेंटेंस में डेफिनेशन यहाँ पर आप नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर। देखिएगा यहाँ पर अनस्टेबलाइज्ड लिखा है, यानी कि
ट्रांजिस्टर स्टेबलाइज नहीं हो, उसका स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ, राइट, तो क्या होगा, वो बर्न आउट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में, यानी कि डिस्टॉर्शन का मतलब कि नॉइज एक तरह के सिग्नल में प्रॉपर वे में नहीं प्रोवाइड करेगा आउटपुट में, एंड दैट इज नोन एज थर्मल रनवे. The self-destruction of an unstabilized transistor, that is known as thermal runaway. Right? So this is the thermal runway and stability and stabilization factor. अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि methods of transistor biasing, यहाँ पर कई सारे methodology है. Even there are 4 methodology to bias the transistor. Right? तो हमें 4 के 4 डिस्कस करना है. और बैसिंग हम क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं. जैसे कि एम्पलीफायर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, एम्पलीफायर सर्किट्स, एंड एम्पलीफायर में हम क्या कर लेते हैं कि 2 सेपरेट बैटरीज, एक बीबीबी बेस टू बेस जो कनेक्ट करते हैं इनपुट में, एक बीसीसी कलेक्टर के क्रॉस यूज करते हैं. सो इसको हम अगर बैसिंग के थ्रू मिनिमाइज कर दें, वो सिंप्लिसिटी भी हो जाएगा और इकोनॉमिकल हो जाएगा कि 2 बैटरी के बजाय हमने 1 बैटरी यूज कर. So it is a desire that transistor circuit should have a single source of supply, यानी कि battery BCC that is used in the output circuit. So इसको अगर biasing करना है तो single circuit होना चाहिए. And what are the various methods for designing this type of transistor? So first one is a fixed bias or base bias, right? Fixed bias or base bias, right? And second one is base bias with ammeter feedback, right? And third one is collector to base bias, and fourth one is voltage divider bias with ammeter bias, right? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल ये चारों और इसके ड्रॉबैक्स, मेरिट्स, एप्लीकेशंस क्या हैं, राइट? इस पे हमें प्रॉब्लम्स पे इस पे सॉल्व करना है, राइट? तो एक बार आप लोग को इसमें गो थ्रू हो जाना है, क्या क्या किस किस टॉपिक से आपको गो थ्रू होना है, कि जो भी आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रखे हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह से हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, इवन आप उसके एप्लीकेशन जो एज एन एम्पलीफायर पढ़ रखे हैं, राइट? तो वो एम्पलीफायर तक के टॉपिक और उसके जो पैरामीटर्स है, अल्फा बीटा करंट गेन जो हमने पढ़ रखे हैं, मैथमेटिकल टास्क, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे के सारे आपको ये सब आना चाहिए, तभी आपको ये ट्रांजिस्टर बायसिंग और एडवांस चीजें ये समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएगी. तो उसको आई होप कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर लगाने से पहले एक बार गो थ्रू हो लेंगे प्रीवियस सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है और जो भी मैं टॉपिक यहाँ पर बता रखा हूँ, तो पूरे सिलेबस से नहीं, पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, राइट? फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये